वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, 2025 की सफारतकारियों का जो सिलसिला है उसमें मैं थोड़ी सी बता देता हूं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 5 गैर मुल्की दौरे किए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 28 दौरे किए और जबकि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब ने तकरीबन 40 से अबव जो है वो गैर मुल्की दौरे किए। यहाँ पे इंटरनेशनली पाकिस्तान की किस तरीके से रेपुटेशन और डिप्लोमेसी कामयाब हुई। एक तरफ यहाँ ख़ासतौर पे डोमेस्टिक लेवल पे अपोजिशन जिस तरीके से कह रही है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बात करके कि जो नाकाम हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर एक हमारी अच्छी रेपुटेशन बनी है। इसी मवाज़ने के वाले से हरल साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा, जहाँ आप अभी कह रहे थे कि पंजाब के अंदर PTI एक्टिव हो गई है सोहेल अफरीदी साहब के आने से, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इंडिया की वॉर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने जिस तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल की है, तो इससे तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। अवाम तो इसमें खुश है। अगर देखा जाए तो PTI की इस नैरेटिव से जो उनके पास मैंडेट नहीं है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या आप इस चीज को क्रेडिट नहीं देते कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने आप को ग्रूम किया? जी हरल साहब, मकसद ये होता है कि आप दुनिया में जाएं और वहां से कोई इन्वेस्टमेंट ले आए। जो या हमारा तो आप देख लें कि हमारा तो एक ही पर्पज रहा। हम जितने भी दौरे किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 7-10 वजीर लेके चार्टर चारों पे पूरी दुनिया घूमते रहे, लेकिन आप बताएं मुझे कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई है बाहर से? जीरो इन्वेस्टमेंट आई है अभी तक। और हमने जहां आप बात कर रहे थे मुआशरे की, हमने बासियत मुआशरा बड़ी कोशिश से मुकालमे का कत्ल किया है और बर्दाश्त का गला घूंटा है। हम बुनियादी तौर पे शख्सियत परस्त मुआशरा है और शख्सियत परस्त मुआशरे जो होते हैं बहुत परस्त मुआशरे होते हैं। तो सियासत को हम इस हद तक ले गए हैं, हमारे सियासतदान जो हैं उसको नफरत की हद तक ले गए हैं। एक जमात जो है वो दूसरे जमात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक सियासतदान दूसरी सियासी पार्टी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मैंडेट उनका तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये सारी जो नफरतें हमने पाली हुई हैं और तकसीम बढ़ गई है बहुत ज्यादा माशरे में। और आप देख लें, आप जो कह रहे हैं कि हम वजीर आजम साहब पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज बना रहे हैं, हमारा इमेज ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली कि हम भिखारी हैं और कहीं ना कहीं भीख मांगने जाते हैं और वो भी हमें नहीं मिली अभी तक। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। कितनी इन्वेस्टमेंट आई है आपकी? जीरो इन्वेस्टमेंट आई है। आपकी जो एक्सपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। किसान को आपने तबाह कर दिया है। अभी किसान की फसलें सारी तैयार हैं और आपके बॉर्डर जो है वो सारे ब्लॉक हैं। तो कैसे आप, जब अपनी फसलों को आप नहीं बेच सकते अच्छे दामों, फिर आप किसान कुछ पॉलिसियां बनाएंगे तो आपकी ज़राअत भी खत्म होती जाएगी और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो फिर ये मईशत कैसे चलेगी? अगर मईशत नहीं चलेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? इसमें सियासी इस्तेकाम जो है वो पहले अदम इस्तेकाम अरूज भी है। तो ये सारी बातें इनको सोचना चाहिए, बजाय कि ये सारी ताकत और कुव्वत और सारी मेहनत इसी बात पे लगा दें कि हमने अपने आप को इस्तिस्ना कैसे देना है, ताकतवर कैसे होना है, इक़्तिदार को कैसे दवाम देना है और अपनी जो हुकूमत है उसको कैसे हमने पक्का करना है और उसको हमने लंबा करना है। तो ये सारी बातें हैं। जब भी कोई पूरी दुनिया में आप देख लें कि जहाँ भी हुक्मरान आते हैं हमेशा वो निज़ाम को ठीक करते हैं, इदारों की बेहतरी करते हैं। हमारे मुल्क में अगर कोई भी हुक्मरान आता है तो वो सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए आता है और अपने इक़्तिदार की तूल तवालत के लिए आता है, मुल्क और कौम के लिए कुछ भी नहीं करता। अली साहब, इसमें आप भी रोशनी डालें, ठीक है। जहां हरल साहब ये शिकायत कर रहे हैं, ये शिकवा कर रहे हैं जी कि डिप्लोमेसी क्या इम्पैक्ट नहीं कर पाती, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। वो स्टेबिलिटी की बात तो हमने चीज़ पहले चंक में ये बात की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं, डिप्लोमेसी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ सफारतखानी, मेल मिलाप, ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल ग्रोथ या पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कितना इम्पैक्ट करता है? और इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन क्या है अगर माजी के साथ कंपैरिजन करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था जी। मैं आगे एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि हमें 2015 में एक जो है प्रोजेक्ट बताया गया CPEC,
और मेरा ख्याल है शायद अरबों रुपए की जो है उसकी मार्केटिंग हुई कि ये अवाम के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और उसका हमने देखा कि फेज 1 के अंदर कुछ काम हुए भी, जिसमें गवादर का आपका एयरपोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको अभी तक चालू ऑपरेशन नहीं कर सके। एक टेस्ट फ्लाइट हमने ली, कुछ हमने तस्वीर ले ली, उसके अंदर हमने मीडिया पे उसका कर दिया यार कि हमने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली ऑपरेशन नहीं कर सके। और उसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट हुई उसकी, लेकिन हम फेज 2 में अभी तक हम नहीं जा पाए। तो उसकी कुछ रुकने की वजह सिर्फ हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ हमारी थोड़ी सी कन्वर्ट होगी टुवर्ड्स एंटी, आप कह लें कि यार चाइना होगी, और उसके अंदर हम थोड़ा सा हमारा वेस्ट की दूसरी तरफ हमारा रुझान अमेरिका की तरफ हमारा दोबारा से हमने देखा झुकाव हमें महसूस हुआ। और उसके अंदर अब दोबारा से हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमें एक मार्केटिंग हमारे ऊपर की जा रही है कि यार कि रेकोटेक प्रोजेक्ट, और ये दोबारा से हमें बताया जा रहा है कि गेम चेंजर बनेगा। मैं समझता हूँ कि सी पैक भी बजाता खुद गेम चेंजर था, गेम चेंजर है, रहेगा, और रेकोडेक भी गेम चेंजर है और ये बन सकता है। लेकिन दोनों के अंदर एक ही चीज की जरूरत है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है। जिस तरह के हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वो एक टाइम पे डबल प्ले करके आपके अमेरिका के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में रहता है, और आपके साथ वो रशिया के साथ भी वो बहुत सस्ते दामों में तेल लेके अपनी जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसको कम करता है। तो इसी तरीके की हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए कि जैसे ही हम थोड़ा सा रेकोडेक की मार्केटिंग होती है, लोग परेशान होते हैं यार कि अब चाइना के हमसे नाराज तो ना हो जाए। अरे भाई, चाइना क्यों नाराज होगा? जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनके पास उनके एक टाइम पे उनके कई मुल्कों से कई किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ ये क्यों बदकिस्मती कि अगर हम रेकोडेक को करेंगे तो हमारा सीपैक रुक जाएगा, और अगर हम रेकोडेक को करना है तो अगर हमें सीको करना है तो उसमें हम रेकोडेक कहा जा रहा है। अली साहब, नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।